सोचो एक लड़का जो महान बॉक्सर बनने के लिए बहुत मेहनत करे, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हो जाए जो उसने खुद भी ना सोचा हो। कुछ ऐसी एक कहानी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम है माइक टायसन, जो प्रोफेशनल बॉक्सर बनने का सपना देखता है, लेकिन अपने बचपन में वो गलत लोगों के साथ उठने बैठने लगता है। एक दिन दोस्तों के कहने पर वो कुछ लड़कों पर बंदूक से हमला करता है। वो उन्हें गोली मारकर डराता है, लेकिन खुशकिस्मती से किसी को चोट नहीं लगती। पर उसके बाद उसके दोस्त उसे छोड़कर भाग जाते हैं और माइक को भी वहां से भागना पड़ता है। ऐसी चीजों में पढ़ते पढ़ते 13 साल की उम्र तक माइक 38 बार गिरफ्तार हो चुका था। इस वजह से उसे बच्चों की जेल में भेज दिया जाता है। वहीं एक पुराना बॉक्सर बॉबी स्टुअर्ट को माइक की बॉक्सिंग की काबिलियत दिखती है। बॉबी उसका ट्रेनिंग शुरू करता है और कुछ महीनों के बाद उसे कैटस्किल बॉक्सिंग जिम न्यूयॉर्क ले जाता है। वहां माइक की मुलाकात जाने माने ट्रेनर कस डमैटो से होती है। इसके बाद माइक को एक मैच में लड़ता देख कस उसकी ताकत और प्रतिभा से बहुत प्रभावित होता है। फिर कस माइक को खुद ट्रेन करने का फैसला लिया और अपने घर रहने के लिए ले आता है। कस के घर पहुंचने पर माइक की मुलाकात उसकी वाइफ कैमिली से होती है, जो माइक के आने से खुश नहीं होती क्योंकि घर में पहले से ही बहुत लोग रहते हैं। इसके बाद कस माइक को ट्रेन करना शुरू करता है ताकि वो एक बेस्ट फाइटर बन सके। एक दिन माइक को खबर मिलती है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर वो ब्रुकलिन अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए जाता है, लेकिन ज्यादा समय वहां नहीं रुकता और वापस न्यूयॉर्क अपनी ट्रेनिंग के लिए चला आता है। माँ की याद में वो घर के बाहर एक कबूतरों का घोंसला बनाता है और इसी बहाने अपनी माँ की यादों को जिंदा रखता है। फिर एक दिन कस माइक को मोटिवेट करता है और कहता है कि एक प्रोफेशनल बॉक्सर हमेशा आगे बढ़ता है, चाहे वो जो भी फील कर रहा हो। फिर कस उसे एक गोल्ड पिन देता है जो लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली का गिफ्ट था। ये देखकर माइक बहुत खुश होता है और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है अपने आने वाले मुकाबले के लिए। इसके बाद हम 1982 के जूनियर ओलंपिक्स को देखते हैं, जहां माइक अपना पहला बड़ा मुकाबला लड़ने वाला था। तभी सिर्फ 8 सेकंड में वो अपने ओपोनेंट को हराकर पूरी दुनिया को चौंका देता है। इसी बीच कस माइक को गोद लेना चाहता था। जब वो अपनी वाइफ कैमिली से बात करता है तो सरप्राइजिंगली वो भी इस बात को मान लेती है, क्योंकि वो भी चाहती थी कि माइक उनके साथ हमेशा रहे। जब माइक वापस न्यूयॉर्क आता है तो उसे यह खबर मिलती है कि कस और कैमिली उसे गोद लेंगे। ये सुनकर वो खुशी से भर जाता है और एक अच्छे भविष्य की उम्मीद करता है। अगले दिन कस उसकी मुलाकात दो बॉक्सिंग मैनेजर्स जिम जैकोब्स और बिल केटन से कराता है। कस माइक को समझाता है कि ये मैनेजर्स उसकी बॉक्सिंग जर्नी में उसकी मदद करेंगे ताकि वो अपना नंबर 1 बनने का सपना पूरा कर सके। लेकिन माइक के पहले बॉक्सिंग मैच होने के बाद उसकी पुरानी गुंडागर्दी वापस शुरू हो जाती है। इस वजह से वो अपनी ट्रेनिंग में भी ध्यान देना छोड़ देता है। टेडी, जो एक ट्रेनर है, कस से माइक के बर्ताव के बारे में बात करने की कोशिश करता है, पर कस उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे माइक से बहुत ज्यादा लगाव था। थोड़े दिन बाद टेडी की बहन उसके पास आती है और बताती है कि माइक उस पर डोरे डाल रहा है। ये सुनकर टेडी बहुत गुस्से में आ जाता है। उस रात जब माइक घर वापस आता है, टेडी उस पर बंदूक तान के चेतावनी देता है कि कभी उसके बहन के आसपास भी ना दिखे। पर माइक को कोई डर नहीं लगता और वो बस मुस्कुराता है, जिससे टेडी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से में टेडी हवा में गोली चला देता है और आखिरी चेतावनी देता है। अगले दिन माइक के साथ झगड़े की वजह से टेडी फाइटर हाउस छोड़ के चले जाता है। उसके बाद कस केविन को माइक का नया ट्रेनर बनाता है। केविन की ट्रेनिंग के साथ माइक जल्द ही बॉक्सिंग वर्ल्ड में अपना नाम कमा लेता है और अपने ओपोनेंट्स को हर तरफ नॉकआउट करता है। माइक को उसकी ताकत और फर्स्ट राउंड नॉकआउट्स के लिए आयरन माइक टायसन का निकनेम मिलता है। पर जैसे माइक की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, कस की तबीयत और खराब होने लगती है। कुछ हफ्ते तक बहुत दर्द के बाद कस गुजर जाता है, जिससे माइक को बहुत गहरा सदमा लगता है। कस के बिना जिमी माइक का मैनेजर बन जाता है और उसे आश्वासन देता है कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। फिर हम 1986 के एक मैच को होते देखते हैं, जहां माइक लास वेगास में ट्रेवर बर्बिक के खिलाफ लड़ने वाला था। माइक पूरे मैच में ओपोनेंट के ऊपर भारी पड़ता है और सिर्फ 20 साल की उम्र में यंगेस्ट चैंपियन बनकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता है। एक दिन जब माइक टीवी देख रहा होता है, तभी उसका ध्यान एक टीवी एड पर चला जाता है जिसमें रॉबिन गिवेंस नाम की एक खूबसूरत मॉडल होती है। माइक रॉबिन को देखकर उस पर लट्टू हो जाता है और उसे डेट पर जाने के लिए कॉल करता है। एक दिन रॉबिन उसके अगले मैच में आती है।
रॉबिन की वहां होने की वजह से माइक शुरुआती राउंड में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, पर केविन उसे मोटिवेट करता है और माइक फिर तगड़ी लड़ाई लड़कर मैच जीत जाता है। मैच के बाद माइक और रॉबिन एक गाड़ी में घर जाते हैं, जहां उनका कनेक्शन और स्ट्रांग हो जाता है। फिर दोनों अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर देते हैं। इसके 1 साल बाद माइक रॉबिन से शादी कर लेता है जब वो 3 महीने की प्रेग्नेंट होती है। लेकिन माइक की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शादी के कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि जिमी कैंसर की वजह से गुजर गया है। ये सब से माइक को फिर सदमा लगता है, क्योंकि एक बार फिर उसने किसी अपने करीबी को खोया है। उस हफ्ते जब माइक जिमी के अंतिम संस्कार के लिए जा रहा होता है, तब एक बॉक्सिंग प्रमोटर डोनाल्ड डॉन किंग उससे मिलता है। डॉन उसके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर आया था, जो कोई भी बॉक्सर मना नहीं कर सकता। लेकिन माइक उसके ऑफर को मना कर देता है और फैसला करता है कि डॉन उसका फाइट प्रमोटर बनेगा। इस फैसले के बाद बिल और डॉन के बीच काफी झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिसमें दोनों माइक के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़ते हैं। कुछ समय बाद रॉबिन भी इस झगड़े का हिस्सा बन जाती है और बिल और डॉन पर इल्जाम लगाती है कि वो माइक का पैसा लूट रहे हैं और सिर्फ अपने फायदे के लिए उसे यूज कर रहे हैं। कुछ महीने बाद रॉबिन और माइक मिसकैरेज का सामना करते हैं, जो माइक के लिए और ज्यादा स्ट्रेस लाता है। वो अपनी ट्रेनिंग से भी ध्यान हटा लेता है। जब वो कई दिनों बाद बॉक्सिंग क्लब आता है तो केविन उसकी लापरवाही के लिए उसे डांट लगाता है, लेकिन माइक को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है। उसके ऐसे बर्ताव की वजह से केविन उससे कहता है कि रॉबिन कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं और वो बिना वजह दुखी हो रहा है। तब पता चलता है कि रॉबिन ने प्रेग्नेंट होने का झूठ बोला था सिर्फ माइक से शादी करने के लिए। ये न्यूज हर तरफ फैल चुकी होती है, पर जब माइक केविन के मुंह से ये सुनता है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। गुस्से में वो 2 ट्रेनर्स को एक एक करके बुलाता है और पूरा गुस्सा उन पे निकालता है। फिर हम 1988 की रात को देखते हैं, जब माइक का मुकाबला माइकल स्पिंक के साथ होने वाला था। लेकिन मैच शुरू होने से पहले बिल को पता चलता है कि माइक ने उसे काम से निकाल दिया है और अब डॉन उसका नया मैनेजर बन गया है। फिर हमेशा की तरह माइक मैच जीत जाता है। मैच के बाद पता चलता है कि माइक ने केविन के साथ भी रिश्ते तोड़ लिए हैं और अब डॉन के अरेंज किए हुए नए ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करने का प्लान बना रहा है। फिर एक दिन माइक और रॉबिन टीवी न्यूज को इंटरव्यू दे रहे होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में रॉबिन अपनी लाइफ को नर्क से भी बदतर करके बताती है। वो माइक के मानसिक हालत पर भी बात करती है और कहती है कि अगर माइक थेरेपी नहीं लेता तो वो उसे छोड़ देगी। ये सब सुनकर माइक खुद को धोखा हुआ फील करता है और चुपचाप बैठकर रॉबिन की बातें सुनता रहता है। डॉन, केविन और बाकी लोग जब ये इंटरव्यू देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। इसके बाद माइक और रॉबिन के बीच झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि पुलिस को उनके घर आना पड़ता है। जब पुलिस उसके घर आती है तो माइक घर में तोड़फोड़ कर रहा होता है। इस सब के बाद रॉबिन और उसकी माँ घर छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद माइक और डॉन टीवी पर रॉबिन को मीडिया के सामने देखते हैं, जहां वो माइक पर मारपीट करने का इल्जाम लगाती है। ये सब स्ट्रेस से बचने के लिए माइक एक रात क्लब जाता है रिलैक्स करने के लिए। बीच भीड़ में एक पुराना ओपोनेंट माइक से टकरा जाता है और उस पर और रॉबिन की बेइज्जती करने लगता है। गुस्से में माइक उस बॉक्सर को एक मुक्का मारकर गिरा देता है और फिर अपनी गाड़ी में भाग जाता है। फिर 1 साल बाद 1990 के टोक्यो जापान में, जहां माइक का अगला मैच बस्टर डगलस के साथ होने वाला था, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा होता है कि माइक अपनी पर्सनल लाइफ के स्ट्रेस की वजह से अपने करियर का डायरेक्शन खो चुका है। इसका असर उसकी परफॉर्मेंस पर भी होता है और वो रिंग में लगातार मार खाता रहता है। एक बार वो बस्टर को गिराने में सफल होता है, लेकिन बस्टर तुरंत उठ जाता है और ज्यादा ताकतवर मुक्के मारना शुरू कर देता है। पहली बार सबको आयरन माइक को ऐसे देखकर बुरा लगता है और बदकिस्मती से माइक 10वें राउंड में नॉकआउट हो जाता है। ये उसके करियर की पहली हार होती है और उससे हैवीवेट चैंपियनशिप टाइटल भी छीन लिया जाता है। मैच के बाद माइक न्यूयॉर्क वापस आता है और कैमिली से मिलता है। दोनों पुराने दिनों और कस के बारे में बहुत बात करते हैं। 1 साल बाद माइक और उसके कुछ दोस्तों इंडियाना पुलिस मिस ब्लैक अमेरिका पेजेंट में पहुंचते हैं। वहां वो इवेंट की लड़कियों से मिलते हैं और एक लड़की डिजायर वॉशिंगटन उसे पसंद आ जाती है। उसी शाम माइक डिजायर को हॉस्टल में कॉल करता है, जहां उसके साथी उसकी बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। फिर माइक उसे कन्विंस करता है कि वो पार्टी करने आए और प्रॉमिस करता है कि वो और सेलिब्रिटी से मिलेगी। डिजायर मान जाती है और माइक की गाड़ी में बैठती है, जो उसे होटल ले जाता है।
लेकिन होटल पहुंचने के बाद माइक उसे अपने रूम ले जाता है। फिर पता चलता है कि 1991 में माइक पर 18 साल की डिजायर वॉशिंगटन पर घिनौना अपराध करने का केस दर्ज हुआ है। माइक को दोषी पाया जाता है और 6 साल की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा केविन भी माइक के ऊपर धोखाधड़ी का केस कर देता है। आखिरकार 25 मार्च 1995 को जेल से रिलीज होने के बाद माइक अनाउंस करता है कि वो तुरंत अपना बॉक्सिंग करियर शुरू करेगा और डॉन भी उसका प्रमोटर बना रहता है। लेकिन उस पर इंश्योरेंस फ्रॉड का एक और केस हो जाता है।